Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज 25th सेशन है. जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उन सब में हेल्प करेगा. क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, है ना. स्टार्ट करते हैं और समझते हैं. अच्छा, आज बात रही करियर बिल की क्लास की, तो आज क्लास शाम को मैंने नहीं ली थी, मतलब हल्का सा मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी. तो कल दिन में एक स्पेशल क्लास है. वैसे तो छुट्टी होती है सैटरडे को. जितने भी लोग वहाँ हैं बैच में 4 से 6, तो हम लोग कल मिलेंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई. अब आगे बढ़ते हैं, समझते चीज़ों को. वैसे हमें यहाँ भी आज ब्लूम टैक्सोनॉमी का अफेक्टिव डोमेन करना था, बट उतनी एनर्जी आज नहीं है, तो इसी से शुरुआत करेंगे. पता नहीं आज नोटिफिकेशन गया कि नहीं. पेडागोजी प्रैक्टिस सेशन 25th है ये. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जैसे जैसे आप आते जाएँ. और PDF कल या संडे को सारी मिल जाएंगी जो अब तक की नहीं मिली हैं टेलीग्राम चैनल पे. फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बना दिया इन्होंने, इसको ध्यान से आंसर कीजिएगा. जो आंसर आप ढूंढ रहे होंगे वो इसमें आपको मिलेगा नहीं. और मैं आपके सामने पोल दे देती हूँ, पोल लेकर के आंसर करो एक बार. चलिए, मैं बेटर हूँ काफ़ी, बट हल्की सी डाउन तबीयत है. ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आ जाओ एक बार. ठीक है, फटाफट फटाफट आंसर करते जाओ. थोड़ा सा स्पीड में ही रखेंगे, है ना. पोल में आंसर करो. 53% लोग तो ए आंसर दे रहे हैं. मतलब आपको अब इतनी गलतफहमी होने लग गई. जॉन डुई वो व्यक्ति हैं जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं. टेबुलर आसा वाले जॉन लॉक है, ना कि जॉन डुई. तो ये गड़बड़ प्लीज़ ना करें. यहाँ जॉन लॉक नहीं लिखा हुआ. जॉन लॉक ने कही है वैसे तो ये बात, जो ओरिजिनली अगर टेबुलर आसा की बात हो तो. टेबुलर आसा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, यानी खाली बर्तन. बट इसी तरह की बातें, मतलब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड बातें और भी लोगों ने कही होंगी उस टाइम पे, जितने भी जो बिहेवियरिज्म को फॉलो करने वाले लोग होंगे एक तरह से. तो प्याजे तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, वाइगोस्की भी कभी नहीं हो सकता. ये लोग तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी रचनावादी थे. रचनावादी लोग जो होते हैं वो ये मानते हैं कि बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं होता, उसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता होती है. वो खाली बर्तन नहीं होता, वो एम्प्टी वेसल नहीं है. एक व्यक्ति है ये एविसेना. अब इन्होंने आंसर, ये D+B में पूछा हुआ क्वेश्चन है और दूसरी तीसरी बार आया है. पहले भी आ चुका है जिसका आंसर जॉन लॉक था 2017 में जब आया था. इस बार 2019 में जब इन्होंने पूछा तो आंसर ये है एविसेना, डी ऑप्शन. हम डायरेक्टली इनके बारे में नहीं पढ़ते, जितना भी हम पढ़ते हैं, बट कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो सेम मान्यता रखते होंगे, जो सेम फिलॉसफी में बिलीव रखते होंगे. उनमें से एक ही इनको हम मान सकते हैं, या गलती भी हो सकती है इनकी टाइपिंग में. तो ऑप्शन डी है. अगर आपको जॉन लॉक ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब आप इस ऑप्शन के साथ, एविसेना के साथ जा सकते हैं. कोई दिक्कत इसमें नहीं है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ओरिजिनली ये बात जॉन लॉक ने कही है. एम्प्टी वेसल यानी ब्लैंक स्लेट है बच्चा, खाली तख्ती है ना, एम्प्टी वेसल है. जिसके समर्थन में कुछ और भी लोग होंगे, जिनमें से एविसेना एक हैं. तो ये डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं यदि जॉन लॉक लिखा हुआ ना मिले तब. समझ पा रहे हो ना बात, कोरा कागज एग्जैक्टली. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं क्योंकि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है. आप ये नहीं कह सकते कि आपने वो वाला क्वेश्चन, तो वो वाला ऑप्शन तो दिया नहीं जो होना चाहिए था. जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो उसके हिसाब से आप चलते हैं, या तो आप क्वेश्चन छोड़ते हैं. यही पॉसिबिलिटी है. नेगेटिव मार्किंग में आप ऐसे क्वेश्चन को सोच भी लगते हैं. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 है, आ चाइल्ड प्लेइंग विद लीगो ब्लॉक्स ट्राइज वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट्स ऑन इंजन. व्हाट मेथड इज द चाइल्ड यूजिंग. यानी लेगो ब्लॉक्स के साथ खेलने वाला एक बच्चा विभिन्न संयोजनों की कोशिश करता है और इंजन पर सफलतापूर्वक निर्माण करता है, एक इंजन को बनाने की कोशिश करता है. तो ये कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा है बच्चा? कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या ट्रायल एंड एरर. फटाफट से पोल में आंसर कीजिए. आसान क्वेश्चन है ये, तो आप आंख बंद करके भी दे देंगे. ठीक है जी, ये तो आप आंख बंद करके भी जवाब दे देंगे. ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया. आ जाओ एक बार. बहुत ही सही. देखो, सिंपल बात है. जब बच्चा वेरियस कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहा है, देखिए ट्राइज दैट मीन्स वो कोशिश करता है, वो प्रयास करता है, फेल होता है और फिर फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है, लर्निंग उसकी हो जाती है. ये ट्रायल एंड एरर यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है ना. E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कहते हैं कि
वही करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ऐसा थॉर्नडाइक नहीं कहते हैं, ये हमारी भारतवर्ष की सभ्यता है। बट बात वही है कि जितना बार आप ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, एरर होता है, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से एरर होता है, देन आप सक्सेसफुल होते हैं, लर्निंग हो जाती है। ठीक है बात। अगेन जिनको क्लियर नहीं दिख रहा, अपनी पिक्चर क्वालिटी जो वहां से ऑप्शन होता है सेटिंग्स में जाके उसको ठीक कर लीजिए, सिंपल बात है। डी ऑप्शन यहाँ सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 15 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। जो लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि करियर विल पे क्लास नहीं हुई, कल स्पेशल क्लास है आपकी 2 घंटे की, तो 4 से 6 में मिलिएगा। यहाँ कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं अभी, है ना। सभी का ख्याल रखा जाता है, मेरी जिम्मेदारी है यहाँ भी और वहाँ भी, तो टेंशन मत लिया करो ये सोच के। अब जब 2 घंटे पहले ठीक नहीं लग रहा था भाई, तो जबरदस्ती तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता ना, सिंपल बात है। ये क्यों सोचने लगते हो कि किसी के भी साथ जागती हुई है ना। ऐसा हो सकता है जिस टाइम पे ठीक नहीं लग रहा हो तो छुट्टी हो जाए, आगे उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्ले बेस्ड अप्रोचेज इन लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब परियोजना विधि, जिसमें प्रोजेक्ट या बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगेन प्ले बेस्ड में भी बच्चे एक्टिव होंगे। इनमें सीखते कैसे हैं बच्चे? पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इंप्रूव चिल्ड्रंस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, क्योंकि इनको बच्चों को एंगेज होने का मौका मिलता है, इसलिए प्रीति राणा आप कर दीजिए ईमेल हमें, हम कोशिश करेंगे आपसे बातें करें। प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्ले बेस्ड अप्रोचेज इन लर्निंग इम्प्रूव्स चिल्ड्रंस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। बच्चे का जो योगदान है उसको बढ़ाता है, उसकी प्रेरणा को बढ़ाता है। व्यस्तता की जगह पे हम यहाँ योगदान की बात कर सकते हैं, या उसका इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी की बात कर सकते हैं। ठीक, उसकी भागीदारी की बात कर सकते हैं। फिर है बी ऑप्शन, हैम्पर्स चिल्ड्रंस एबिलिटी टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, यानी जो उसकी स्व निर्देशित खुद को डायरेक्ट करने की एबिलिटी को रोकता है। ऐसा प्रोजेक्ट मेथड में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्टिविटी या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होगी, तो ये हैम्पर नहीं करेगा बच्चे की खुद को गाइड करने की एबिलिटी को। इंक्रीजेस बिहेवियरल इश्यूज, कैसे बिहेवियरल इश्यूज? ये नेगेटिव मेथड थोड़ी है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसा कुछ क्रिएट होगा। इसमें तो बच्चा एक्टिव होगा और वो खुद ग्रुप में कोऑपरेट करके चीजों को क्रिएट करेगा या बनाएगा। हैम्पर्स चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी, ये रुकावट नहीं बनता बल्कि ये बढ़ावा देता है बच्चे को सीखने में। तो इम्प्रूव्स चिल्ड्रंस एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, बच्चों की जो एंगेजमेंट है, जो उनका योगदान है, जो उनकी भागीदारी है सीखने में, और उनकी जो अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा कैसे बढ़ेगी? जब बच्चा खुद करके सीखेगा, ग्रुप में एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, जो चीज नहीं आएगी उसको एक दूसरे से पूछेगा, टीचर की हेल्प लेगा, उसको फ्रीडम मिलेगी खुद से चीजें क्रिएट करने की, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, खेल खेल में सीखने की, तो उसकी मोटिवेशन भी हाई होगी और वो अपने आप बिना कहे भागीदारी अपनी दिखाएगा, एंगेजमेंट दिखाएगा, किसी भी एक्टिविटी में पीछे नहीं हटना चाहेगा। प्रोजेक्ट मेथड को किसने दिया है? तो W.H. किलपैट्रिक एक व्यक्ति हैं, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक, और ये प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है। किलपैट्रिक जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को दिया है। इसके अलावा प्ले मेथड, प्लेवे को आपको पता है किसने दिया है आपके, इनका नाम तो कोई नहीं भूल सकता, पता नहीं मेरा दिमाग आज कहाँ है। प्लेवे मेथड आपका फ्रॉबेल ने दिया है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। ठीक, ये बेसिक सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन यहाँ सही था। होपफुली आप लोगों ने आंसर भी सही दिए हैं। 72% आंसर्स आपके इसी के साथ आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। द प्राइमेसी ऑफ NCF इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इज, यानी NCF जो कि एक डॉक्यूमेंट है, किस चीज को महत्ता देता है पाठ्यचर्या को विकसित करते समय? फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, कोई कह रहा है बहुत दिनों बाद आए आप। अच्छा, तो डेली आ जाया करो भाई, फ्री होते हैं सेशन तो यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है जिसकी पढ़ने की, सीखने की इच्छा हो। देखो एक बार, आज ज़्यादा हंसी मजाक एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, और लाइक शेयर करते रहो ताकि अच्छा फील हो, है ना। देखो, द प्राइमेसी ऑफ NCF की मुख्य रूप से NCF किस चीज पे प्रधानता दर्शाता है? जब वो पाठ्यचर्या निर्माण करता है या रिफॉर्म मतलब चेंज लाने की बात करता है बच्चे की एक्टिविटीज में या हमारे सिस्टम में। ठीक, तो फोकसिंग ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के सामाजिकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा, या फिर टीचर सेंटर्ड लर्निंग, यानी टीचर सेंटर्ड तो कभी नहीं, क्योंकि ये बाल केंद्रित शिक्षा पे आधारित है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेकिंग करिकुलम इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल टू चिल्ड्रन, यानी पाठ्यचर्या को समावेशी बनाएं। समावेशी का मतलब क्या है? इंक्लूसिव का मतलब क्या है? हर तरह के बच्चे उसमें इंक्लूड हो सकें। ठीक है, और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल हो। मीनिंगफुल मतलब जो बच्चे की लाइफ से रिलेट हो पाए, जिसका कोई मतलब हो बच्चे के लिए, जस्ट उसको रटना ना हो,
है ना, जो उसके लिए कोई मीनिंग क्रिएट करे। मेकिंग चिल्ड्रन थॉरो विद टेक्स्ट बुक्स, खाली टेक्स्ट बुक नहीं, रियल लाइफ से जोड़ना मुद्दा है। सोशलाइजेशन अच्छा था, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन सी ऑप्शन है। ऐसा करिकुलम हो, ऐसी पाठ्यचर्या हो जिसमें इंक्लूसिविटी हो, मीनिंगफुलनेस हो, मतलब वो मीनिंगफुल हो बच्चों के लिए। जब मीनिंगफुल होगा तो ऑब्वियसली बच्चा एक्टिव होगा, उसका सोशलाइजेशन भी होगा, ग्रुप्स में भी सीखेगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी होंगे और हर तरह का बच्चा इन्वॉल्व हो पाएगा। इंक्लूसिविटी यानी समावेशन की बात होगी, चाहे किसी बच्चे को देखने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, कोई तेज सीखता हो, कोई धीमे सीखता हो, हर तरह का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, व्हेन डज इफेक्टिव लर्निंग हैपन, यानी प्रभावी अधिगम कब होता है, मतलब बच्चे सीख कब पाते हैं बेहतर तरीके से। अगर इफेक्टिव टीचिंग लिखा होता है दैट मीन्स टीचर अच्छे से कैसे पढ़ा सकता है, इफेक्टिव लर्निंग लिखा है तो मतलब बच्चा अच्छे से कब सीखता है, ये पूछा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 का दे देती हूँ आपको, आंसर तो सही दे रहे हो आजकल आप लोग पोल को अब समझने लगे हो, दैट मीन्स बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, और पोल में आंसर कीजिए फटाफट से, पोल में कीजिए आंसर फटाफट से। देखिए एक बार, व्हेन डज इफेक्टिव लर्निंग हैपन, यानी प्रभावी अधिगम होता कब है। लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स रेडीनेस, मतलब बच्चे तैयार हों सीखने के लिए या ना तैयार हों बस हो जाती है लर्निंग, ये नहीं होती। ये तो थॉर्नडाइक का पहला रूल है कि बच्चे को आपको तत्पर करना है, रेडी फील जब तक नहीं करेगा वो नहीं सीख पाएगा। आप जबरदस्ती भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाओ वो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैयार नहीं है सीखने के लिए। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ऑड हो सकता है, बट बात वही है कि यदि आप मतलब प्यासे को कुएं के पास तक तो ले जा सकते हो, पानी उसको खुद पीना पड़ेगा, दैट मीन्स उसका रेडी होना जरूरी है बच्चे का, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। ठीक, इफेक्टिव लर्निंग यहां नहीं होगी इन आ ट्रेडिशनल क्लासरूम। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक कक्षा कक्ष। पारंपरिक कक्षा कक्ष क्या है, बेसिकली जहां डंडे की बात होती हो, जहां टीचर सेंटर्ड मेथड हो, यानी टीचर पूरी क्लास को डायरेक्ट करे और बच्चा पैसिव होगा, तो अगेन यहां भी अच्छे से लर्निंग नहीं हो पाएगी। सी ऑप्शन है, क्लासरूम एनवायरमेंट हैज नो इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। क्लासरूम एनवायरमेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे की सीखने पे। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जिस एनवायरमेंट में आप हैं वो आपको 100% अफेक्ट करेगा ही करेगा, प्रभाव आप पे डालेगा ही डालेगा, चाहे कम डाले चाहे ज्यादा डाले, लेकिन एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है, ये बात हम नकार नहीं सकते। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट, क्लासरूम एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासरूम एनवायरमेंट अच्छा होगा तो लर्निंग अच्छी होगी, अगर हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे को दिक्कत होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न। ये बात बिल्कुल सिंपल है कि भाई जब तैयार होगा बच्चा सीखने के लिए तो क्या होगा, बेहतर सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, है ना। अगर वो तैयार ही नहीं है तो आप उसको बेशक क्लास में बिठा दो, लेकिन क्या होगा, नहीं सीखेगा, क्योंकि तैयार नहीं है, मन से तैयार नहीं है, मोटिवेटेड भी नहीं है, वो रेडी फील नहीं कर रहा सीखने के लिए। बहुत बढ़िया राजीव कुमार, आप जैसे लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। वाह मीना बॉय, सही है। चलो पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, ज्यादा मजे में मत रहो, है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 6th क्वेश्चन। तो सबसे बेहतर लर्निंग इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तब होगी जब बच्चा पूरी तरह से सीखने के लिए तत्पर है, आपको पता है कि आप सीखने आए हैं तो आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, द इंडियन सिस्टम डिफाइंस एजुकेशन एज। भारतीय शिक्षा प्रणाली या भारतीय प्रणाली शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित करती है, यानी इंडियन एजुकेशन, या अगर बात करें इंडियन सिस्टम में एजुकेशन की, तो क्या है एजुकेशन इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, बताइए एक बार फटाफट से। पहला ऑप्शन मैं एक बार आपको पोल दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, तब जाकर के हम बढ़ जाएंगे आगे, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन पे चलेंगे हम, अब डी पे चलेंगे। चलो एक बार आंसर करो पोल लेकर के, फिर हम बाकी की बातें करेंगे। सिर्फ 1900 लोगों ने लाइक किया है, 3500 लोग लाइव हैं। लाइक भी करते रहा करो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी होती है? कोई दुखी करता है आपको लाइक करने के बाद? मम्मी डांटती हैं? देखो एक बार, द इंडियन सिस्टम डिफाइंस एजुकेशन, कैसे डिफाइन करता है इंडियन सिस्टम एजुकेशन को, यानी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है। आ स्कूल फॉर सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के लिए स्कूल में जाते हैं वो। ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य की खोज में मानव आत्मा को प्रशिक्षण मिले। कुछ तो बात सेंसिबल लग रही है। अ मीन्स टू अर्न अ लिविंग, ये बहुत ही छोटा रूप हो जाएगा एजुकेशन का। आप देख रहे हैं जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने शिक्षा नहीं ली, जिस शिक्षा की हम बात करें, वैसे एजुकेशन और लिटरेसी 2 अलग चीजें हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो एक लिविंग भी अर्न नहीं कर पा रहे, है ना। तो इंसान कुछ ना कुछ करेगा तो पेट तो भर ही लेगा एटलीस्ट। तो शिक्षा का मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको नौकरी मिल जाए। एक्वायरिंग नॉलेज,
एक्वायरिंग नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। बात सही है, बट हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो बी ऑप्शन को ज्यादा बेहतर माना जाएगा यहां, कि हम ह्यूमन सोल को सत्य की खोज में, मुक्ति की खोज में, वॉट एवर इट इज, उसकी तरफ ले जाएं। कोई कह रहा है नहीं डांटती मम्मी, बहुत बढ़िया, तो बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। होने को डी हो सकता था, नॉलेज एक्वायर करना, बट नॉलेज को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है बी ऑप्शन में, कि ह्यूमन सोल जो है उसको हम किस तरफ लीड करें, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें मैं मानती हूं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या ये बोर्ड के ऊपर है, इसको भी अगर ये मान लेते तो, बट वही है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया तो फिलोसोफिकली पूछ लिया, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो शायद डी के साथ जा भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू पियाजे, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, दिस मेथड इज अ, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार ध्यान से देखिएगा। पियाजे के अनुसार, पहले मैं पोल दे देती हूँ, पता तो चले आखिर आप लोग आंसर कर कैसे रहे हैं, पता तो चले कि आप लोग के आंसर्स कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन आप तक पहुंच भी पा रहा है या बस आप तुक्के लगा रहे हैं। वाह 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 वाह, ये तो लय बन गई, लयात्मक शैली हो गई मेरी। देखो एक बार, क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चे को प्रेरित करने की एक विधि संज्ञानात्मक संघर्ष है, यह विधि स्कीमा कहलाएगी, यह विधि आपका क्या कहते हैं इसको, आवास नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे समायोजन कहलाएगी, संतुलन कहलाएगी, या एसिमुलेशन कहलाएगी। समायोजन कहते हैं इसको, ठीक। अकॉर्डिंग टू पियाजे, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग अ चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी डिसइक्विलिब्रियम उसके दिमाग में क्रिएट होता है और फिर वो इक्विलिब्रियम के द्वारा सॉल्व होता है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट स्कीमा कोई मेथड नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। स्कीमा तो इंफॉर्मेशन को एक तरह से क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसको क्या करता है, संजो के रखता है, क्लासिफाइड फॉर्म में रखता है। स्कीमा का मतलब है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, आपके ब्रेन में क्या क्या रखा हुआ है, उसकी जो पॉकेट्स बनी हुई हैं, उसकी जो छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं इंफॉर्मेशन के, उसको स्कीमा कहते हैं। कि हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग मान लो बॉक्सेस में है, उन बॉक्सेस के पूरे होल को हम एक स्कीमा कह रहे हैं, कि हमने किस चीज की क्या समझ बनाई हुई है वो हमारे स्कीमा में है, वो हमारे इस मेंटल रिप्रेजेंटेशन में है, कि आप मुझे देख के पहचान पा रहे हैं कि हिमांशी है, दैट मीन्स मैं आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं एसिमुलेटेड हूं, ठीक। तो स्कीमा तो एक प्रोसेस नहीं है बेसिकली, ये इसको कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसेस नहीं कहेंगे, ये तो एक अपने आप में प्रोडक्ट के जैसा हो गया, ठीक। बेसिकली कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एक चीज जो आप पहले से जानते थे, एक चीज आपके सामने आई जिसको आप नहीं जानते, अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि जो मेरे दिमाग में था वो सही था या ये सही है, फिर आप इसको बैलेंस में लाते हो। इस बैलेंस वाले मेथड को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रेशन में ही है ये पूरी कहानी, जिसकी हम बात एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, अडेप्टेशन, ये जो सारी कहानी है, ये जो एसिमुलेशन एकोमोडेशन है, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो बैलेंस वाली स्थिति, और उसमें भी अगर हम देखें तो ये बाकी जो दोनों चीजें हैं इसी में आ जाती है। एक बार पियाजे की थ्योरी सर्च करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। जो 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं उसी का ये एक हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रेशन का यूज होगा, जो कि अपने आप में एक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखूं तो सही आप लोगों ने आंसर क्या दिया है। सब 50% आंसर स्कीमा कह रहे हैं। रट के आंसर दोगे तो कैसे जिंदगी कटेगी भाई, हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये लो। To design teaching learning activities for a classroom to suit the requirements of the students, teachers should have a knowledge of। यानी आपको डिजाइन करनी है क्या टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज क्लासरूम के लिए, जिससे कि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उनको वो सूट हो जाए। यानी आप ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करें जिससे बच्चे ढंग से सीख पाए। तो आपको एज अ टीचर किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, स्कीमा का सिंपल मतलब है पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बंडल है इंफॉर्मेशन का जो आपके ब्रेन में है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बटी हुई, कि दोस्तों का अलग है, मान लो पियाजे का अलग है, वाइगॉस्की के लिए अलग एक पॉकेट है, और ये सब एक बड़ी पॉकेट में है जिसको CDP कह रहे हैं हम। बिहेवियरल साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए आपको, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, या डेवलपमेंटल
साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। ये तो इतना आंसर सिंपल है, फिर भी इतनी गलतियां आप लोग कर रहे हो, कैसे जिंदगी कटेगी भाई? पढ़ के तो कम से कम देखा करो। इंडस्ट्रियल का तो कोई मतलब नहीं है, साइकोलॉजी के भी कई उपागम कह लीजिए आप, या कई ब्रांचेस हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी बेसिकली बाद की बात है, जब हम बिहेवियर को ट्रेन करने की बात करते हैं तब हम बिहेवियरल साइकोलॉजी के साथ जाते हैं। जब हम बच्चे को समझ के उसके अकॉर्डिंग, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करते हैं, दैट मीन्स हम उसके डेवलपमेंट को समझते हुए उसकी साइकी को समझ रहे हैं, जिसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, कि बच्चे का विकास कैसे होता है, उसके मन को हम समझ पाएं और उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम समझ पाएं। वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। बच्चे को समझने के लिए बच्चे के डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, और तभी आप एक अच्छा प्लान बना पाएंगे कि इस उम्र का बच्चा किसी चीज को कैसे बेहतर समझेगा। आपको पता है आपको 7वीं क्लास को पढ़ाना है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उनके दिमाग में क्वेश्चन कैसे होते होंगे इस एज में, वो रीजनिंग कैसी करेंगे, वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तभी तो आप अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह दे पाएंगे। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ज्ञान होगा, तब आप बेहतर तरीके से अपने मेथड्स को ब्रश अप कर पाएंगे एक तरह से, या चूज कर पाएंगे, अगर मैं आसान भाषा में कहूं। 8th का डी ऑप्शन हुआ, विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर सेंटर्ड क्लासरूम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस हल्का सा घुमा के पूछा है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है जी, फटाफट फटाफट आंसर करते रहिए। आप लोग किसी भी टाइम इतनी संख्या में आ जाते हैं, अच्छा लगता है ये देख के। देखिए फटाफट से देखो। आप लोग बिल्कुल देखिए, जल्दी से आंसर कीजिए, तभी हम बढ़ेंगे आगे। कल हो सकता है शाम को कुछ स्पेशल चीजें हों, मतलब बातें। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर सेंटर्ड क्लास, यानी शिक्षक केंद्रित कक्षा की कौन सी एक विशेषता नहीं है। शिक्षक केंद्रित की विशेषता नहीं है, दैट मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा की होगी फिर तो, है ना? सही आंसर कर रहे हो चलो ज्यादातर। टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, ये तो टीचर सेंटर्ड है भाई, टीचर सेंटर में है, ये बात तो विशेषता है टीचर सेंटर्ड होने की। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कसिंग, इसमें तो बच्चा एक्टिव है, दैट मीन्स ये तो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई क्लासरूम, क्योंकि बच्चा एक्टिव। अब जो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई वो टीचर सेंटर्ड थोड़ी रही। ठीक, तो यही आंसर सही है, क्योंकि यही गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, यहां तो टीचर ही सेंटर में है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड हो गई। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अगेन बच्चे पैसिव हैं, जहां बच्चा एक्टिव है वो टीचर सेंटर्ड का नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड का उदाहरण है। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें तो कोई भी बहुत घुमा फिरा के बात कही नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिल्ड्रन डेवलप ईगोसेंट्रिज्म सेज पियाजे, इन विच स्टेज डज दिस हैपन। यानी पियाजे जो है बच्चों में अहंकार कह लीजिए आप इसको, या फिर ईगोसेंट्रिज्म होता है अहम केंद्रित होना, या अहम केंद्रिता भी बोल देते हैं। अहंकार सही वर्ड नहीं होगा, इसको बोलेंगे बच्चा अहम केंद्रित कब होता है ना, यानी सेल्फ सेंटर्ड कब होता है, और ये चीज उसमें कब डेवलप होती है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है बच्चा ये सोचता है कि जो चीजें मैं फील करता हूँ सारी दुनिया वैसे ही फील करती है, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो मेरे पापा की भी, मेरी मम्मी की भी, मेरे पड़ोसी की भी, इवन कार्टून्स की भी, मतलब जो वो दुनिया के सेंटर में है, उसे लगता है जो चीजें वो जैसे फील करता है बाकी सब भी वैसा ही फील करते हैं, वो खुद को सेंटर में रखता है, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता। ठीक है, कौन सी स्टेज में डेवलप होगा? सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल। ये तो एकदम क्लासिक क्वेश्चन है जिसका आंसर कभी भी गलत देना पाप है। ठीक, देख लेती हूँ एक बार, पोल आप तक नहीं पहुंचा ना, पोल दे देती हूँ, चलो फटाफट से आंसर करना। ये तो बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भी क्यूट होने लग गए, बताओ हद हो गई। देखो, देख रहे हो, कलयुग है ये, यहाँ क्वेश्चन भी आजकल क्यूट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बी डी सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हो हैं। 61% कह रहे हैं डी ऑप्शन, मतलब प्री ऑपरेशनल। अच्छा चलो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को भी हटा दो और फॉर्मल ऑपरेशनल को भी हटा दो। सेंसरी में कई लोग कह देते हैं, बट सेंसरी स्टेज में तो ये सेंसरी स्टेज की विशेषता ही नहीं है ईगोसेंट्रिक होना, इसके लिए इस स्टेज जानी ही नहीं जाती। यहाँ पे तो बच्चा दूध पीना सीख जाए, चलना सीख जाए,
यही सब बहुत है। तो मेन फोकस जो डेवलप होने का है ईगोसेंट्रिज्म, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और इसकी भी 2 सब स्टेजेस होती हैं, एक होती है 2 से 4 वर्ष जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव स्टेज, और 4 से 7 वर्ष जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक, या कुछ तो बोलते थे, एग्जैक्टली दिमाग से निकल रहा है अभी, तो यही एक बात है, सिंबॉलिक ही बोलते हैं आई थिंक। ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एक बार प्याजे की पूरी थियोरी देख लेना, बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, समझ में आ जाएगा यहीं पे यूट्यूब पर ही। तो आंसर है प्री ऑपरेशनल, जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा ईगोसेंट्रिक पाया जाएगा। धीरे धीरे ये ईगोसेंट्रिज्म खत्म होता है टाइम के साथ, जब नेक्स्ट स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जाएगा। तो सेंसरी, अगर पूछे ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आती है, तो आप आंसर करेंगे सेंसरी मोटर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर था। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, फटाफट से देख के आंसर कीजिए। बहुत जवाब आप एकदम फटाफट भी दे रहे हैं और अच्छे भी दे रहे हैं, और लाइक शेयर कम कर रहे हैं, बस बाकी सब तो ठीक है। किसी के दिल पे तो नहीं लगती कि मैम लाइक शेयर के लिए मत कहा करो यार, अगर लगती हो तो बता दो। आप दिन को रात कहेंगे, हम रात कह देंगे, मतलब नहीं कहेंगे हैं, सारी बात मान ली जाएगी, ऐसा आप मानते रहिए। देखिए एक बार, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन इज, यानी एग्जाम्पल है किस चीज का, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन, बाहर से अटेंशन गेन करने का उदाहरण है। यानी आपकी अटेंशन जाएगी बाहर की तरफ, एक्सटर्नल दुनिया की तरफ, किस वजह से, कौन सा एक रीजन हो सकता है। तो मैं आपको दे देती हूँ पोल, और पोल तो मैंने दिया हुआ है, बस आप आंसर करते रहो। ये कौन रेड इमोजी बना के भेज रहा है हमें, जिससे सख्त दिक्कत है। प्यार मोहब्बत की बातें किया करो, मतलब सुकून से रहा करो, वो वाली मोहब्बत नहीं, कभी आप बिल्कुल निब्बा निब्बी स्टाइल में आ जाओ यहाँ। देखो जो लोग, अच्छा हिमांशी मैम जैसा नहीं बन पाते तो आ जाते हैं फालतू के डिसलाइक करने, कोई बात नहीं निधि, बहुत खुशी मिलती है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। 1-8% लोग होते हैं मुश्किल से, अगर इनको भी अटेंशन देंगे, है ना, सब सेम चीज को कैसे मान सकते हैं, तो इट्स ओके। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिसिज्म तो नहीं कहेंगे इसको, बट हाउ डज इट मैटर, ठीक है, क्योंकि एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन क्या होगा, मेमोरी की वजह से आपकी अटेंशन बाहर जाती है, भूलने की वजह से, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है आप में इसलिए, या इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट तो इंटरनल फैक्टर है, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, आंतरिक होना चाहिए इंटरेस्ट, इंटरनल फैक्टर में काउंट होगा इंटरेस्ट आपका, है ना। इंटरेस्ट का कारण बाहर हो सकता है, बट आपका इंटरनल फैक्टर है ये। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है ये बाहरी कारक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है आपकी अटेंशन को खींचने का, कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना आपके अंदर है कि मुझे इससे आगे निकलना है, या आपने देखा इतना कंपटीशन है, कुछ है, आपका ध्यान केंद्रित किसी और चीज की वजह से हुआ, कि वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है आपके अंदर, या आसपास भी हो सकता है, माहौल ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, ज्यादातर लोगों ने आंसर यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, A newborn baby first gains control of its head in around 2 months, यानी एक नवजात शिशु लगभग 2 महीने में अपने सर को संभालना सीख जाता है, बाकी ऑर्गन्स को धीरे धीरे उसके बाद, सर के बाद गर्दन को, गर्दन के बाद ये वाला जो पार्ट है, फिर नीचे वाले पार्ट को, अपनी टांगों को, ठीक। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमंस इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक, प्रॉक्सिमोडिस्टल, या फिर क्रमिक, या फिर सेफेलोकॉर्डल। चलो एक बार पोल ले लो और जवाब दो फटाफट से, 3 क्वेश्चन और रहते हैं। बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, है ना, फटाफट से आंसर करो और फिर हम कर देंगे झटपट छुट्टी, है ना, आज वैसे ही रेस्ट की जरूरत है थोड़ी। चलो देखो एक बार, जल्दी से बताओ। भाई सिंपल है, सर से पैर की तरफ, पहले अपनी मुंडी संभालना सीखे, यानी अपना सर संभालना सीखे, और फिर बाद में धड़ संभालना सीखे। दैट मीन्स सर से पैर की ओर, हेड टू टो जब विकास जाएगा तो उसको हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, सेफेलोकॉर्डल मतलब सर से पैर की तरफ, हेड टू टो, ठीक। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, बच्चा पहले पूरी बॉडी मूव करता है, फिर धीरे धीरे अपने हाथों पे कंट्रोल ले आता है, ठीक। प्रॉक्सिमोडिस्टल अगेन सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर क्या है, पहले रीढ़ की हड्डी, हार्ट, फिर धीरे धीरे आगे के पार्ट्स पे आपका डेवलपमेंट जाता जाएगा, पहले आप पूरी बाजू पे कंट्रोल आएगा, फिर आगे तक उंगलियों पे भी, ठीक। ग्रेजुअल तो धीरे धीरे होता है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल है सेफेलोकॉर्डल, सर से पैर की ओर जाना, विकास की जो दिशा है उसको हम यहाँ हेड टू टो कहेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जा रहे हैं, प्रस्थान करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पोल भी तो देना पड़ता है आजकल आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, A teacher prepares her lesson plan and plans appropriate activities। चलो खुद आंसर करो, मैं इतने आपको पोल देती हूँ, खुद आंसर करो, जल्दी से जवाब देना। 30 सेकंड से ज़्यादा का समय हम आपको नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। धन्यवाद प्रिया। A teacher prepares her lesson plan and plans appropriate activities for effective teaching। यानी टीचर ने क्या किया, अपने लेसन प्लान को, क्लासरूम में जाने से पहले आप एक लेसन प्लान बनाते हैं ना, मान लीजिए पीपीटी भी मैंने बनाई होगी, ये मेरे लिए लेसन प्लान का काम करेगी, लेसन प्लानिंग का हिस्सा होगी। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट चीज जिसको हम कहेंगे एंड प्लान्स एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज फॉर इफेक्टिव टीचिंग। यानी प्रभावी ढंग से शिक्षक हो, इसके लिए टीचर को हमेशा प्लान करके जाना चाहिए, ना कि ठीक है अब तो हमें बहुत साल हो गए वही सेम चीज देखते रहेंगे। फिर है बट ड्यू टू स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शंस, बच्चों ने कर दिया डिस्ट्रैक्ट, ही फेल्स टू इफेक्टिवली डिलीवर द लेसन, द टीचर फेल्स बिकॉज ऑफ। एक शिक्षिका या एक शिक्षक हैं जो अपनी पाठ योजना तैयार करती हैं और प्रभावी शिक्षण के लिए उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाती हैं कि मैं आज ये कराऊंगी या कराऊंगा क्लास में जाकर के, और क्लास में जाकर क्या होता है, बच्चों ने शोर मचा दिया, किसी कारण डिस्ट्रक्शन हो गया या डिस्ट्रैक्ट हो गया टीचर, किसी ने किसी का सर पे थोड़ा बहुत हाथ वाथ लगा दिया होगा, है ना, तो कुछ ऐसा हुआ कि क्लासरूम में डिस्टर्बेंस हो गया, जो कि कई बार होता है। तो आप क्या कहेंगे, इसका रीजन क्या होगा? लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजरियल स्किल्स, लैक ऑफ कंटेंट नॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग, लो सेल्फ एस्टीम। भाई व्यक्ति ने तैयारी तो पूरी की थी कि क्या क्या पढ़ाना है, तो कंटेंट नॉलेज तो पूरी है, कमी कहाँ है? इंटरेस्ट अगर कम होता तो लेसन प्लान बनाते ही नहीं, ऐसे ही चले जाते। ठीक, और सेल्फ एस्टीम का भी यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि लो सेल्फ एस्टीम है, ठीक, क्योंकि उन्होंने तैयारी की है, अपना काम ईमानदारी से किया है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है भाई क्लासरूम में जो मैनेजमेंट की स्किल्स चाहिए होती हैं, मैनेज करने की जो स्किल्स चाहिए होती हैं, इसलिए आपका ये टॉपिक भी आजकल केवीएस में आने लगा है, स्कूल मैनेजमेंट वाला, तो इसको भी करेंगे कभी। लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजरियल स्किल्स में क्या है, क्लास को मैनेज कैसे करना है, ये शायद वो नहीं संभाल पाए। अब देखो कई बार तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई हो तो कोई भी नहीं ले पाएगा क्लास, लेकिन हम एक्सट्रीम की बात नहीं करते, नॉर्मल केस की बात करते हैं, और टीचर हमेशा अपनी गलती देखेगा, ना कि बच्चे ने कुछ कर दिया होगा। ठीक, तो क्लासरूम को मैनेज कैसे करना है, उन स्किल्स में कमी होगी, इसलिए वो अपने लेसन को अप्लाई नहीं कर पाए, नहीं तो रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा, है ना। ये सिंपल बात है। कई लोग कह रहे हैं 1 के लाइक कम है अभी भी, हाँ 1000 लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर भी सही देते रहा करो, इतने कैलकुलेशन लगाने लग गए हो, मुझे तो दिखता रहता है सामने। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्रिएटिविटी एंड इंक्विजिटिवनेस इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड बाय। छात्रों में रचनात्मकता और जिज्ञासा का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए एक बार फटाफट से। मैं नेक्स्ट पोल दे देती हूँ आपको, आप उसमें कीजिएगा आंसर। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम 15th क्वेश्चन है जो कि लास्ट होगा, है ना। चलिए देखिए एक बार, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर आप चैन की नींद सो सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंक्विजिटिवनेस, यानी छात्रों में रचनात्मकता और जिज्ञासा जो है, इसका विकास किसके द्वारा कराया जा सकता है? क्योंकि बहुत जरूरी है ना, यदि हम कुछ नया ही नहीं सोचेंगे, यदि हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो फिर तो हम कभी कुछ करना ही नहीं चाहेंगे लाइफ में, कुछ सीखना ही नहीं चाहेंगे नया। तो रोल प्ले के द्वारा डेवलप किया जा सकता है इसको, लेक्चर दे करके, डिमॉन्स्ट्रेट कर दें कोई चीज, कोई एक्टिविटी दिखा दे टीचर करके, या सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो बेस्ट, सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ है बच्चा, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है रोल प्ले में, जब उसको मौका मिलता है राजा रानी बनने का, या फिर तेनालीराम और राजा, या कुछ और बनने का, या एनवायरनमेंट का ही मान लो कुछ है, तो वो पेड़ का रोल प्ले कर रहा है, कोई चुपचाप खड़ा हुआ है, एक बच्चा है जो दूसरा उसको काटने आ रहा है, एक व्यक्ति है जो उसको बचाना चाहता है। तो जब वो रोल प्ले करते हैं, जब उनको अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं और वो उसको प्ले करेंगे, तो सबसे ज्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी, वो डायलॉग्स भी याद रखना सीखेंगे, वो जवाब भी देना सीखेंगे, उनकी कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी, उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। तो रोल प्ले इज द बेस्ट वे ओवर हियर, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रोल प्ले में है, लेक्चर में पैसिव है, डिमॉन्स्ट्रेशन में भी उतना एक्टिव नहीं है जितना रोल प्ले में है। सिर्फ ऑब्जर्व करके ही अगर क्रिएटिविटी और इंक्विजिटिवनेस बढ़ते हैं, हालांकि बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इन तीनों से नहीं बढ़ेंगे, बट सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से रोल प्ले में। यही खेल है पेडागोजी का, सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट बेस्ट कौन सा होगा और पूछा क्या है, अगर हम इतना ध्यान रख लें तो हमारा काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। अच्छा लगा आप लोग आए इतनी संख्या में, लगभग 5000 लोग हम जुड़ गए हैं।
आप आए बाहर आई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। इन अ डाइवर्स क्लासरूम टीचर्स कैन हिंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक विविध कक्ष में, विविध समझते हो ना, अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग नीड वाले बच्चे, अलग अलग इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे जब एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जो कि हमेशा ही होते हैं, क्योंकि क्लासरूम हमेशा 70 बच्चे हैं, 70 तो संख्या ज्यादा हो गई, 30 या 40 ही लेकर के चलेंगे हम आरटी के अकॉर्डिंग। तो उस केस में बच्चे कम हैं और मतलब अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो टीचर फिर भी कैसे नकारात्मक हो सकता है या कैसे रुकावट बन सकता है सीखने की प्रक्रिया में, हिंडर कर सकता है सीखने की प्रक्रिया को, उनमें भेदभाव करके बच्चों में, या फिर पोल लेके बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए। आधे तो नींद में हूं आज मैं, देखिए फटाफट से देखिए आंसर कीजिए, फिर हम आगे की चर्चा कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया, आ जाइए। तो बाय डिस्क्रिमिनेटिंग चिल्ड्रन यानी बच्चों में भेदभाव करके, बाय एंगेजिंग द स्टूडेंट्स इन कन्वर्सेशन विद द टीचर एंड पीयर्स यानी आपस में बातचीत करके, शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस बच्चों के अनुभव शेयर करा करके, या प्रैक्टिस इक्वालिटी यानी सबको समान मान करके। रुकावट कब बनेगी ये बताओ। एक विविध कक्ष में शिक्षकों के द्वारा निम्न में से किसके, शिक्षकों द्वारा निम्न में से अधिगम्य बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है, यानी रीजन कौन है, टीचर, किसका सीखने में बाधा का, हिंड्रेंस का, कैसे कर सकता है। अगर टीचर डिस्क्रिमिनेटिव हो या उसका बिहेवियर डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभाव करने वाला हो, कुछ बच्चों को फेवरेट बना ले, कुछ को दुश्मन बना ले, कुछ पे ध्यान ही ना दे, है ना, जो उसको अच्छे लगे उनको पढ़ाए, बाकियों को छोड़ ही दे, ठीक, फटकार लगाए बाकी बच्चों को, तो कहां से लर्निंग होगी, ये तो बाधा बन जाएगी। क्योंकि आपको तो बच्चों के प्रति सेंसिटिव रहना है, आपको इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना है, उनके साथ एंगेजमेंट रखना है, दैट मीन्स आप डिस्कशन करेंगे, आप उनके अनुभवों को शेयर करने का मौका देंगे, ये सारी बातें सही हैं, बट गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ यही है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे एज अ टीचर, आपके लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, आप सेंसिटिव जरूर हो सकते हैं जिस बच्चे को जिस टाइम पे जिस चीज की नीड हो उसके प्रति, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही फेवरेट बच्चा है, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा लगा आपने जवाब दिए। आउट ऑफ 15 कितने ठीक किए ये बता दीजिए, और लास्ट वाला पोल लेकर के जाइएगा जरूर, जो कि हम डेली ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक। आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए ये बता दीजिएगा। कल वैसे तो सैटरडे है, तो यहाँ लेट्स रन पे वैसे तो जनरली सभी जगह होती है छुट्टी, हम क्या करेंगे, छुट्टी मनाएंगे, बट हो सकता है मैं रैंडमली लाइव आ जाऊँ किसी टाइम शाम वाम को, अगर मेरा मन हुआ और चीज़ें ठीक हुई तो, कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने को, है ना। चलो बाकी PDF ये सारी मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, और जो जिनकी आज छुट्टी हो गई करियर वालों की, उनको 4 से 6 कल क्लास है दिन में, है ना। सैटरडे को आपके लिए स्पेशल क्लास है एक, क्योंकि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा बिना पूछे, है ना। अब जब प्रॉपर क्लास तो मंडे को होगी क्वेश्चंस वाली, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो संडे वार्ता तो होगी ऑब्वियसली। कल छुट्टी, कल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो। आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन कितने ठीक हुए, और सेशन कैसा लगा आपको ये बता दीजिए, मैं पोल दे देती हूँ, हाउ वॉज दी सेशन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है चलिए फिर हम छुट्टी करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आए। पोल शो सिर्फ लाइव में ही होता है जितना मुझे पता है, शायद बाद में यूट्यूब फीचर दे दे के शो होने लग जाए बाद में भी, है ना। चलो फिर आज इतना ही रखें फिर, बहुत अच्छा लगा 95% लोगों को, 5% लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा कम अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद, ये फन क्वेश्चन होता है लास्ट में हमारा। टेक केयर, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।